नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बरामीर के होने के संबंध में कि बरामीर का काल क्या था वो देखा था। हमने देखा था कि बरामीर 131 बीसी के आसपास थे, जो कि उनके एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से साबित होता है। इस वीडियो में बरामीर के द्वारा उल्लिखित शक संबंध का हम लोग आकलन करेंगे। एक्चुअली बरामीर पंच सिद्धांतिका जब लिख रहे थे तो उसी में उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी ये पंच सिद्धांतिका शक संबंध 427 में पूरी हुई। ये जो इन्होंने लिखा है ये महत्वपूर्ण है कि ये 427 शक संबंध में पूरी हुई। तो चूँकि हम लोगों ने अभी देखा था कि वो विक्रमादित्य के दरबार में थे और 131 बीसी में वो थे, तो 131 बीसी एक ऐसा समय है जो आजकल जो हम करंट शक संबंध जानते हैं वो शक संबंध 78 CE में 78 ईस्वी में चालू हुआ था। आज जो शक संबंध शालिवाहन शक के नाम से जानते हैं तो वो 78 CE में हुआ था। पर बरामीर तो 131 बीसी में, जो उससे कम से कम 200 वर्ष पहले बोल रहे हैं कि भाई एक शक संबंध था जो 427 साल बीत चुका था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि बरामीर का वो शक संबंध कौन सा था, बरामीर का शक संबंध का इपोक क्या था। इपोक मैंने कब चालू हुआ है ना, इसका इपोक क्या था, वो इस वीडियो का विषय वस्तु है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को पहले तो हम इस वीडियो में ये तय करेंगे कि बरामीर का शक संबंध का इपोक क्या है और वो उस शक संबंध को उसको साबित करने के लिए हमारे पास क्या लिटरेरिक तथा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस क्या है तथा स्टेलेरियम हमारी क्या मदद करती है। तो इस मामले में हम वैज्ञानिक तरीके से उस शक संबंध का इपोक और शक संबंध के अस्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जो 0 एनांस की डेट निकाली तो वो क्या निकाला था, 131 बीसी। 131 बीसी निकाला, ठीक है ना। बोलचाल में हम लोग उसको 131 बीसी कहेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें मापन के ये तो एक चार्ट है, लेकिन जब बरामीर नाप रहे होंगे, एनान से नाप रहे होंगे, तो हम ये मान लें कि 0.5 डिग्री का अंतर गलत नाप सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.5 डिग्री की गलती की वजह से 35 साल का प्लस माइनस अंतर आ सकता है। तो इसमें प्लस माइनस 35 करेंगे तो ये लिमिट आएगी 96 बीसी से लेकर के ये 166 बीसी, अब बढ़ जाएगा तो फिर 166 बीसी हो जाएगा। ये इंटरवल होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो 0 एनांस का पॉसिबल है, जो बरामीर जब नापे होंगे तो शायद इस इंटरवल में नापे होंगे, है ना। लेकिन तब वो 427 यदि जोड़ दें तो इसे हमें पता लगता है कि 427 में जो शक संबंध चालू हुआ होगा वो या तो ये, तो जो शक संबंध चालू हुआ होगा तो 427 शक संबंध की बात कर रहे हैं उस समय कि 427 था जब उन्होंने अपनी किताब पूरा किया, तो 427 शक संबंध चल रहा था, है ना। इसका मतलब 0 शक संबंध, जब शक संबंध चालू हुआ होगा तो इनको जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 523 BC, है ना, और ये हो जाएगा 593 BC, 500 हाँ 593 BC, ठीक है ना। तो ये जो है मिनिमम लिमिट शक संबत जो चालू हुआ होगा, मैंने जीरो ऑफ शक, बरामिर जिस शक संबत की बात कर रहे हैं उसका जीरो इसके बीच में 523 BC से लेकर के 593 BCE के बीच में चालू हुआ होगा, ठीक है ना। हमने एरर भी दे दिया, जो नाप जोक में जो मार्जिन होगा करीब करीब इसी के आसपास होगा। अच्छा, अब एक्चुअल में शक संबत कब चालू हुआ होगा इसका हमें पता लगाना है। ये इस चीज़ को पता लगाने के लिए अब मोटे मोटे जीरो शक संबत आपको मिल गया, ठीक है ना। अब शक संबत की कोई डेट पकड़ेंगे जिसमें देखेंगे कुछ ऐसे वेरीफिएबल तथ्य उनसे मिलेंगे क्या। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो सूर्य ग्रहण बोले तो सूर्य ग्रहण तो कभी भी लग सकता है ना। हालांकि सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा स्रोत है वेरीफाई करने का, लेकिन सूर्य ऐसे मामले में जिस चीज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं वो सूर्य ग्रहण केवल अकेले सूर्य ग्रहण से नहीं काम चलेगा, वो सूर्य ग्रहण ऐसा होना चाहिए जो कि खास होना चाहिए, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण होना चाहिए, है ना। यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो चलिए हम ढूंढते हैं अभिलेखों में कि कोई ऐसा है, तो उत्तर है हाँ है। हाँ, हमारे पास एक अभिलेख है, वो है कुर्तकोटि ग्रंथ। ये इसको लिखा है एक्चुअली विक्रमादित्य ने पुलकेशिन दिति का जो पुत्र था विक्रमादित्य उसने लिखवाया है। और वो जो ये देखिए ये अभिलेख दिया है इंडियन एंटिक्वरी पर, ये छपा हुआ है 218 पेज पे, है ना। इंडियन एंटिक्वरी इसका वॉल्यूम शायद 6 है ना। ये वॉल्यूम नहीं दिया इसमें, ठीक है। इसका इंडियन एंटिक्वरी में ये छपा हुआ है, इसका वॉल्यूम हम बताते हैं। हाँ, ये जो है वॉल्यूम 7 है। ये क्या है? वॉल्यूम 7, है ना। वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 218 पे है, ठीक है ना। 217 से लेकर के 218 के बीच में ये छपा हुआ है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है 530 शक वर्षेषु अतिशेषु है, 530 शक संवत बीत गया है और करंट संवत क्या चल रहा है? 531 चल रहा होगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें विद्वानों ने थोड़ा बहुत मतभेद है कि 531 है कि 32 है कि 30 है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है 530 है, इसमें लिखा है कि पुलकेशिन के समय का है। ये 530 इन्होंने बताया तो है, फिर इसमें थोड़ा बहुत विद्वान है तो खाना पूर्ति भी होगी, मतलब थोड़ा और भी दूसरी चीज़ें सोचने की है, लेकिन हम तो मान लेते हैं 531 शक है। शक क्या है? ये 531 में ये बोल रहे हैं कि 531 में शक संवत है और वैशाख ज्येष्ठ की अमावस्या है, ठीक है ना। भास्कर दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, ठीक है। वृषभ राशि है, पूर्ण सर्वग्रासी सूर्य ग्रहण बना हुआ है। सर्वग्रासी माने पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण सर्वग्रासी, और ये कहाँ लगा हुआ? कुर्तिकोटि में। कुर्तिकोटि कहाँ है? ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, कहीं वो कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका में कोई जगह है, ये उत्तरी कर्नाटक, है ना। ये जो है चालुक्यों की राजधानी के आसपास कहीं है कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में है। तो इसका जो लेटीट्यूड है 15.5 डिग्री लेटीट्यूड है
और 70 डिग्री इसका करीब करीब लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, और इसका लेट है। इस पर इनको पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, और वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें कब चाहिए, वो हमारे पीछे वाला डेट बताया था, वो 5, अच्छा ये 531 है ना। तो 531 का मतलब, जैसा कि हमने वो लिमिट बताई कि हमारा जो जीरो था वो 523 BC से चालू हुआ था, और दूसरा चालू हुआ, और इसका मान लो मिनिमम यहाँ, और उसकी रेंज थी 593 BC, ये ना। तो यदि 5 इनमें से इसकी लिमिट निकालें, 531 की लिमिट क्या होगी, तो ये होगी 7 AD से लेकर के लगभग 7 AD से लेकर 63 AD तक, BC तक, है ना। तो हमें जो है इसके बीच में कोई सूर्य ग्रहण चाहिए, कब, 7 AD से लेकर के 63 AD के बीच में वो होगा। तो यदि मान लो कि ये हमारा शक संबत है ना, यदि ये वाला शक संबत है जो बरामीर वाला ये बोल रहा है, तो फिर ये 7 AD से लेकर के 63 BC के अंदर, ये जैसा कि ये बोल रहे हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण पता करते हैं, ठीक है ना। तो वो स्टेलेरियम से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा है कि कोई ऐसी तारीख है जहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है। अच्छा, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की दिक्कत क्या है, एक ही जगह पर पूर्ण सूर्य ग्रहण हजारों साल पहले और हजारों साल बाद, मैंने कम से कम 1000 साल पहले लगा होगा और 1000 साल बाद लगेगा, है ना, इतना जल्दी लगने वाला नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया डेटा होगा यदि ये मिलेगा। तो चलो अब चेक करते हैं कि हमारे पास कोई है। तो उत्तर है हाँ, हमारे पास एक डेट है। देखिए, ये हम लोग लेटीट्यूड 12 डिग्री पर कर दिए जो कुर्ती कोटि का है, और उसका लॉन्गिट्यूड है 70 पे, यहाँ पर हमने ये पहुँचा दिया, ठीक है ना। फिर देखिए, अब ये इस तारीख को 53 BC में 9 मई को, ये देखिए सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण 9 बजे, है ना, 9 बजे सवेरे ये सूर्य ग्रहण पड़ा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण एकदम पूरा ढक लिया। तो ये कुर्ती कोटि में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण बना है, वो 9 मई, है ना, -53 BC को, ठीक है ना, स्टेलेरियम की इस डेट को बना, ठीक है ना। तो अब इस डेट, ये डेट कब है, ये 531 शक संवत है। यदि हम इसको मान लें 531 शक संवत, तो फिर हम लोग ये शक संवत का ओरिजिन पता लगा सकते हैं। ये पता करते हैं अभी। ये आगे चले, ये हमने क्या निकाला, देखिए 9 मई 553 -53 CE को, स्टेलेरियम की ये डेट है, कॉमन ईरा में इतना पर क्या है, ये 531 क्या है, ये शक संवत है, ठीक है ना, शक संवत। अब ये जो पिन पॉइंटेड डेट है, यदि हम इसमें लें तो फिर शक संवत का ओरिजिन क्या होगा, शुरुआत 0 ऑफ शक, इस डेट से 531 साल पहले चालू हुआ होगा, ठीक है ना। 531 साल, तो ये देखिए 53 BC में 531 और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया
584 BC, है ना। 548 BC में ये शक संवत चालू हुआ, है ना। शक संवत की जो डेट हुई वो 584 BC हुई। तो एक तरीका तो ये हुआ कि 584 BC में ये आपका शक संवत था। मैंने यदि एक प्रिजम्पशन ले लेते हैं अभी, ये बराहमिहिर का जो शक संवत है, बराहमिहिर का जो शक है वो कब चालू हुआ, प्रारंभ डेट 584 BC हुआ, ठीक है ना। आपका ये आप ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि जब बराहमिहिर का शक इस डेट को चालू हुआ तो लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो है वो 78 BC वाला 78 CE वाला शक हो सकता है। तो चलिए 78 जैसे ये 531 CE है, 131 शक जो है वो 78 AD में जो स्टार्ट हुआ शक था, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि ये 531 + 78, तो ये हो गया 908 AD हो गया ना, 908 ईस्वी हुआ, ठीक है। अच्छा 908 ईस्वी के जेठ मास में, है ना, फिर कोई संवत होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि ये 908 ही नहीं चेक करेंगे, 907 भी चेक कर लेते हैं जेठ मास। तो जेठ मास कब आएगा, मई में आता है, करीब मई जून, और इसके पहले अप्रैल, मई चौथा महीना अप्रैल, है ना। इन 3 महीनों के अमावस्या को देखते हैं कि क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा क्या, वो चेक करते हैं, ठीक है ना। कब चेक करेंगे, 907 को चेक करेंगे, 908 को चेक करेंगे, ठीक है ना। यदि ये वाला शक संवत है, ये जो 531 का शक जो है 78 AD में प्रारंभ होने वाला शक संवत है, तो फिर इसमें सूर्य यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण मिलना चाहिए, यही बात है ना। फिर हम लोग चेक करते हैं, स्टेलेरियम से फिर पूछते हैं। अब हम लोग 607 में वेरीफाई, 900 कौन सा 609 है, चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये 608 पे, 608 में ये जो जेठ मास होता है ना, ये अप्रैल मई जून में किसी महीने में पड़ेगा। तो यदि ग्रहण लगता तो हम इसको और डिटेल वेरीफाई करते हैं, लेकिन अब ये 3 महीने में देख लेते हैं। 608 का ये देखिए, ये अमावस्या के करीब करीब है। 19 तारीख को अभी अमावस्या नहीं है, शायद 20 को पड़े, देखिए 20 को देखिए, इसमें सूरज और चाँद की दूरी बहुत ज़्यादा है ना। 20 21 को और भी दूर चला गया, देखिए। तो ये नहीं पड़ा, है ना, सूर्य ग्रहण लगा नहीं, चाँद काफ़ी दूर है। ये दिख रहा है ग्रहण जैसे, लेकिन ग्रहण है नहीं, वो डिस्क लैप्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5वें महीने में देखते हैं। 5वें महीने में भी ये देखिए, ये 19 तारीख को थी, या पूर्णिमा होने को है, नहीं अमावस्या, और फिर 20 तारीख को बाहर निकल गया। चाँद और सूरज की दूरी बहुत है, ग्रहण नहीं होता है इसमें। 6ठे महीने में आप जाइए, 6ठे महीने में ये चाँद आगे निकल गया, देखिए अब ये पास से गुजर गया, है ना, ये इसे ऊपर से ही गुजर गया, तो सूरज के पास आया नहीं। इसलिए आपने देखा मई में भी नहीं सूर्य ग्रहण लगा, है ना, 608 की, जून में भी नहीं लगा, अप्रैल में भी नहीं लगा। तो जेठ मास, तो बैसाख जेठ वाला मामला तो गया, है ना, तो 608 में लगेगा नहीं। अब 9 में देखते हैं। 9 में अब स्थिति ये बन रही है, देखिए ये है कहाँ, चाँद कहाँ चला गया, ये आया, ये देखिए 6ठे महीने में ये आया और बाहर से निकल गया। 7 तारीख को आया,
और ऊपर से निकल गया, है ना, तो ग्रहण नहीं लगने वाला। फिर 5वें महीने में देखते हैं, 5वें महीने में एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अभी भी नहीं लग रहा है, ये अमावस्या के दिन बहुत दूरी है और वो साइड से निकल जाएगा, नहीं लगा। 609 के चौथे महीने में देखते हैं, चौथे महीने में ये देखिए एक दिन और बढ़ाते हैं, ये नहीं हो रहा है। ये इंडिया में तो लगेगा ही नहीं, ये दिन में, ये दोपहर में यहाँ दिख रहा है और ये लिखा आधी रात को सूरज और चाँद से मिलेगा, तो इंडिया में तो कोई गुंजाइश नहीं है लगने की, ठीक है ना। तो इस तरह हमने देखा चौथे महीने, 5वें महीने और 6ठे महीने में वो ग्रहण लगने से रहा, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया में, और ये जो कुर्ती कोटी है ना, वो कुर्ती कोटी में ग्रहण नाम भी नहीं लगा। इसमें हमने देखा 608 और 609 में जेठ मास में कोई ग्रहण नहीं लगा। लेकिन अब आप, एक बात और भी है कि वो जेठ मास में ही ग्रहण लगना था, तो अब वो जो 530 में जो लगा था 53 BC वाला, तो उसको आप देख लेते हैं कि कौन सा महीना था, -53 ये था ना, और 9 बजे लगा था, 53 मई में लगा था, 9 मई को लगा था, है ना, ये लगा था ना, वो भी 9 बजे लगा था। खैर हम लोगों को वो चाहिए, ये लगा था ना, ये सूर्य ग्रहण। अब इसका ये, इसको वो देखते हैं कौन सा नक्षत्र है। तो ये देखिए 53 BC में जो डिग्री है ना, वही उसका नक्षत्र है। तो नक्षत्र तो शायद ये दिख रहा है, ये एल्डेबरान है, रोहिणी नक्षत्र है, देखिए, है ना, अमावस्या का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। और जब रोहिणी नक्षत्र आ गया ना, तो इसके 15वां दिन मूला पड़ेगा। ये कितने डिग्री पे है, ये अभी दिख रहा है 44 डिग्री पर। रोहिणी अभी और आगे तक रहेगा, है ना। तो रोहिणी की शुरुआत में है, 15 दिन बाद मूला नक्षत्र में पूर्णिमा पड़ेगी। तो इसलिए पूर्णिमा, ये जेठ मास है, ये महीना आता है जेठ महीने का, अमावस्या है, ठीक है ना। तो वो ये इससे पता लगा। अभी जो हमारे जो सिस्टम है, आपने वो जो देखा, हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो शक संवत 78 वाला है, ये यदि 531 इस शक संवत का 78 वाला शक संवत होता जो आजकल चल रहा है, तो फिर ये 608 है ना, 608 और 607, 600 हम लोगों ने 531 लिया ना, 8 और 9 देख। ये यदि आप ये कहें कि 530 ही है, करंट है, तो ये इससे 608 पड़ता। और 531 है, यदि आप ये कहें कि ये 531 30 बीत गया है, तो बीत वाला होता तो 531 करंट होगा, तो ये 609 होगा। तो इन दोनों ही तिथियों में हम लोगों ने देख लिया कि कोई सूर्य ग्रहण तक नहीं पड़ा, और वो भी जेठ मास में, है ना, जेठ मास में कोई सूर्य ग्रहण, नो सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स पड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो है 53 में, है ना, कोई और दूसरा शक संवत है, जिसका वो जो शक संवत हुआ, हम लोगों ने निकाला 584 BC, जिसका बेस ईयर है ना, 584 BC में जो शक संवत जिसको बरामीर कह रहे हैं, यदि वो हो जाए तो फिर उसमें ये पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारा चांस भी हो सकता है ना, फिर इसके कुछ दूसरे डेटा से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हमारा एक परिकल्पना ये बनती है कि शक संवत जो है, बरामीर का जो शक है, वो 534 BC में चालू हुआ,
है ना, BC में स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने इस अभिलेख के बारे में अब एनालिसिस कर लिए और एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। और इसकी पूरी एनालिसिस हो गई। जैसा ये 608 और 609 में हम लोगों ने ये देख लिया कि यदि शक संवत 78 वाला BC का होगा तो ये 530 वाला जो पूर्ण ग्रहण सूर्य ग्रहण लगा था तो वो इसमें कहीं भी सोलर इक्लिप्स पाया ही नहीं गया, है ना। इसमें भी 608 में भी नहीं मिला और 609 भी नहीं मिला। तो इसलिए 78 शक संवत वाला तो ये शक नहीं है ना। ये शक दूसरा वाला हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो नया शक संवत हम लोगों ने निकाला कि नया शक संवत का जो इपोक है, नए शक संवत का 584 BC निकाला, ठीक है ना। तो यदि इसके दूसरे अभिलेख होंगे तो उनके डेट का कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, कन्वर्जन फार्मूला क्या होगा। तो ये देखिए, ये कन्वर्जन फार्मूला जो बनेगा, चूँकि 584 में चालू हुआ BC में, तो ये BC का मतलब माइनस हुआ। तो स्टेलेरियम के लिए ये जो डेट बनेगी CE, मैंने शक संवत को, इस पुराने वाले शक संवत को यदि हम CE में कन्वर्ट करें तो ये शक प्लस ये इसका प्रारंभिक डेट इसके साथ जुड़कर बनेगा और इसका सेकंड माने अंतिम अंत का समय जो है -583 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर होगा। ये फार्मूला सभी के लिए, चाहे ईसवी सन के पहले का हो या ईसवी सन के बाद का हो, सभी के लिए लागू होगा। लेकिन ये जो शक है वो करंट होगा। ये शक जो है वो करंट लेना पड़ेगा। करंट मैंने भुक्त नहीं, बल्कि ये करंट है, तब वो लेकर ये कन्वर्जन फार्मूला लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमने बात किया था कि ये जो हमने एक प्रिजम्पशन लिया कि 584 BC में एक शक संवत चालू हुआ। कितना? 584 BC में चालू हुआ, ठीक है भाई। यदि ये चालू हुआ तो फिर ये BC वाले, इस BC वाले जितने भी संवत हैं, इसके जितने भी अभिलेख होंगे, सारे के सारे इसको वेरीफाई करेगा ना, जो अभिलेखों की पुष्टि करेगा। तो यदि ये 584 BC वाला शक संवत है तो ठीक है। तो ये पहला अभिलेख, चूँकि सूर्य ग्रहण एक रैंडम फिनोमेना है, रैंडम फिनोमेना माने एक नियमित इंटरवल पर नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि आज होगा या नहीं होगा। जो भी हुआ होगा तो उसी के हिसाब से सूर्य ग्रहण इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि उस दिन जो सूर्य ग्रहण अभिलेखित किया गया है, क्या उसकी ये शक संवत उसकी पुष्टि कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, पहला हमने दो एग्जाम्पल लिया है। एक उदाहरण तो लिया है जो BC का है ना, जो BC में आया है, और दूसरा एग्जाम्पल है जो ईसवी सन के बाद का है। तो ये दोनों कर लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है हैदराबाद प्लेट पुलकेशिन द्वितीय का, है ना, और ये इंडियन इंटीक्री बालो 6, पेज नंबर 72 से 77 के बीच में ये छपा हुआ है, ठीक है ना। ये अभिलेख है। इस अभिलेख में कह रहा है कि शक संवत 534 में, है ना, सोलर इक्लिप्स हुआ था। और ये पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय का ही है, ठीक है ना। और पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रिजम्पशन हमने लिया है कि वो ईसवी सन के पहले पैदा हुआ था। तो यदि ऐसा है तो ये भी उसी का है, तो ये भी इसमें भी लागू होगा। तो ये कह रहा है कि 534 शक संवत में एक इक्लिप्स हुआ है, वो भादों का महीना था, है ना। अब 534 है तो उसका कन्वर्जन हो गया 534। ये बोल रहा है एक्सपायर्ड बीत गया। तो 534 को हम 535 कर देते हैं, 1 साल बढ़ जाएगा, भुक्त हो गया, इतने साल बीत गए। तो करंट वाला जो है 1 साल, करंट वाला एक बड़ा हो जाएगा ना। तो 535 कर दिया, कन्वर्ट किया, -49 48।
मतलब 49 के 9 महीने और 3 महीने 48 का है, ठीक है ना, BC का इसमें है। तो अब ये देखते हैं कि क्या कोई सोलर इक्लिप्स लगा है, और वो भी सोलर इक्लिप्स हमको भादों में चाहिए, ठीक है ना। ये है, देखिए ये लिखा है कि शक नृपति संवत्सरेषु चतु चतु चतुश्री सार्धिकेषु पंचशतेषु भाद्रपद अमावस्याम सूर्य ग्रहण निमित्तम। उस समय ये दान पत्र दिया है किसी को, अग्रहार दान किया हुआ, किसी गांव दान किया है, ठीक है ना, तो उसके ताम्रपत्र पर ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें ही देखते हैं। तो हाँ, इसमें क्या हुआ है कि -49/8 मैंने 21 अगस्त को एक सूर्य ग्रहण पड़ा है। ये सूर्य ग्रहण आप इसमें टाइप करेंगे स्टेलेरियम में, तो आपको ये सूर्य ग्रहण मिलेगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि वो सूर्य ग्रहण क्या भादों का महीना है, तो वो चेक कर लेते हैं। भादों के महीने के लिए आप एक वीडियो में हमने ये बताया था कि किस किस महीने में पूर्णिमा के समय सूर्य रहेगा, तब नहीं चंद्रमा रहेगा, तब वो उस महीने का नाम क्या रहेगा, किस किस नक्षत्र में रहेगा, तो उसका कौन सा महीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी पर सूर्य सिद्धांत का जो वो प्रिंसिपल है, उसी आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए इसका ये लेट लॉन्ग इक्लिप्टिक लेट लॉन्ग यहाँ पर आया, देखिए ऑन द डेट, ये देखिए ये 144 है ना, हमने 144 ले लिया ये डिग्री। हाँ, 144 में पूर्णिमा बनेगी कैसे, देखिए पूर्णिमा के मामले में क्या होता है कि जिस दिन अमावस्या पड़ी, मान लीजिए यहाँ अमावस्या पड़ी, यहाँ सूरज है, यहाँ चाँद भी है, तो 15 दिन बाद पूर्णिमा पड़ेगा। तो ये 15 दिन में ये क्या होगा कि ये सूरज 15 डिग्री आगे निकल, नहीं पीछे इधर जाएगा ना, इस दिशा में जाता है, तो सूरज जो है यहाँ से 15 डिग्री और चला गया, 15 डिग्री यहाँ पर और आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद चाँद जब इसके फिर चाँद जब यहाँ पर 180 डिग्री पर ठीक इसके सामने रहेगा मून, तो तब वो पूर्णिमा बनेगा। तो कुल मिलाकर के चाँद ने इतने ही समय में 195 डिग्री चल गया ना, तो 195 डिग्री पर जब आएगा तब वह अमावस्या होगी। सूरज इतना तेज चलता नहीं है, तो दिन भर में 1 डिग्री चलते हैं, तो ये पूर्णिमा का दिन जो है 195 डिग्री बाद आएगा। तो 144 में 195 जोड़िए 399, 339 डिग्री पर है, ठीक है ना। 339 डिग्री पर आप पंचांग देखिए, नहीं वो टेबल देखिए नक्षत्रों का सूची, जो पिछले वीडियो में हमने बताया है, तो वो नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद में आने का मतलब महीना, पूर्णिमा जब उत्तरा भाद में हुई तो पूर्णिमा मास होगा भादों का महीना, तो इसलिए ये सिद्ध होता है ये भादों का महीना है। भादों के महीने में ही ये आपका एक सूर्य ग्रहण पड़ा। तो जब आप 584 वाला 584 BC का इपोक लेंगे शक संवत का, तो वो पूरी तरह से इसको व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और बिल्कुल सही डेट निकल रही है, ठीक है ना। तो ये तो सही हो गया, लेकिन ये मान लें कि एक शक संवत 534 वाला जो है वो 78 CE वाला शक संवत है, तब क्या होगा, ये भी तो कोई दावेदार आएगा, तो उसमें 2 डेट आएगी। ये 534 हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक इलैप्स मैंने करंट ईयर 612 आएगा, इसमें 78 जोड़ लीजिए 534 में, तो 612 आया, और यदि बीत गया तो 613 आएगा, 1 साल बाद आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। यदि ये आया तो ये 613 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें हमने देखा अमावस्या कब पड़ रही है, भादों की अमावस्या पड़ेगी अगस्त महीने में, 7वें महीने में, अगस्त महीने में, है ना, 7वें महीने में, और सितंबर में, मैंने ये 3 महीने में हमने मार्जिन लेकर के चेक कर लिया। तो देखिए पहले में अगस्त में पड़ी थी भादों की, 21 अगस्त को पड़ी है, 2 अगस्त को पड़ी थी, ठीक है ना। अब इसके पहले 30 दिन बाद पहले पड़ेगी, इसके 30 दिन पहले पड़ेगी, बाद पड़ेगी, है ना, और 31 के 30 दिन बाद पड़ेगी, तो वो उसमें अगला महीना आ जाएगा, भादों नहीं रहेगा, ठीक है।
तो अब इसमें देखिए, इसमें कोई सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा। आप इसको चेक कर लीजिए। और वैसे आप स्टेलेरियम में इस तारीख को देखिए 612 का हमने देख लिया है, इसमें कोई सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा। यहाँ भी 2 अगस्त को भी नहीं पड़ा, इस दिन अमावस्या थी। फिर 613 में 23 जुलाई की अमावस्या को देखा, 28 जुलाई की अमावस्या को देखा, 20 को देखा। 23 जुलाई की अमावस्या को पड़ा था, सूर्य ग्रहण पड़ा, लेकिन वो जो सूर्य ग्रहण होगा वो श्रावण का महीना था, श्रावण का महीना था, भादों का महीना नहीं है। ठीक है ना, ये महीना भादों का नहीं है। तो जो ये जो अभिलेख है पूरी तरह से स्पेसिफिक है। ठीक है ना, कि ये भादों का महीना होना चाहिए। तो 584 वाला पूरी तरह स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला अभिलेख है ये कृष्ण राजा का, जो 690 शक संवत का है। ठीक है ना, उसमें भी सूर्य ग्रहण पड़ा था। इसका कन्वर्ट करते हैं पहले वाला 584 BC के हिसाब से, है ना, 584 BC वाले इपोक के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो 106 से 107 है ना ईयर पड़ता है। मैंने सी का जो ईयर पड़ा 106 107 पड़ा। ठीक है ना, तो 106 के 9 महीने और 107 के जनवरी फरवरी मार्च, है ना, मार्च वाला ये महीना हुआ है 107 वाला का। तो अब ये देखते हैं कि कोई ऐसा पड़ा है क्या, लेकिन इसमें चाहिए कहाँ, ये जो है बैसाख मास में चाहिए, है ना। तो ठीक है, बैसाख में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इस स्टेलेरियम से पूछते हैं बैसाख महीने में अमावस्या पड़ी 21 अप्रैल को बैसाख की अमावस्या पड़ी, और इसी अमावस्या में देखिए ये सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है ना, अब इसको चेक कर लीजिए, डिग्री इसमें आया है, कितने डिग्री आई है, इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट ये देखिए, है ना, इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट आया 28 डिग्री, है ना। 28 डिग्री में 195 जोड़िए तो पूर्णिमा आएगा 224 डिग्री पर। 224 डिग्री के में नक्षत्र का आया अनुराधा आया। तो विशाखा और अनुराधा में जब पूर्णिमा पड़ती है तो बैसाख का महीना होता है। ठीक है ना, तो ये बैसाख का महीना हो गया। तो अब क्या हुआ कि बैसाख के महीने में यहाँ बिल्कुल सिद्ध हुआ कि बैसाख के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ा था 690 शक संवत में। तो ये 584 का जो इपोक है ना, इसने पूरी तरह से व्याख्या किया कि ये दोनों अभिलेख की व्याख्या कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यदि मान लीजिए 78 का शक संवत का हो तो उसमें हमने चेक किया तो देखिए 78 जोड़िएगा 690 में तो 768 होगा और ये 769 होगा। दो ईयर बनेगी, मैंने करंट होगा तो ये और बीत गया होगा तो ये हो गया, है ना। हम ये मार्जिन इनको देते हैं कि चलो बीता वाला भी हो सकता है, गलती से इन्होंने अतिशेष नहीं लिखा है। तो चलिए अपन लिखा तो उसमें क्या मिला कि देखिए 21 मई को वो बैसाख की अमावस्या 21 मई को चेक कर लिया, 21 मई को चेक किया। देखिए 21 मई को बैसाख रहेगा लेकिन उसमें सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा। 21 अप्रैल की स्थिति में अमावस्या आई, उसमें भी चैत का महीना आया और इसमें कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। बैसाख चैत आगे वाला महीना लेंगे, उसमें भी चेक कर लिया, उसमें है नहीं। आप चेक करके देख लीजिए। ये दूसरा 69 का देखें तो 769 में 10 मई को अमावस्या आया, एक 9 जून को आया, फिर 11 अप्रैल को आया। मैंने 10 मई के आगे पीछे सारी अमावस्याएँ हमने देख लिया 3 महीने की। कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, यहाँ भी सूर्य ग्रहण नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है 690 वाला ये जो अभिलेख है, एक तो 584 BC वाला है ना, 84 BC वाला है। ठीक है ना, और ये शक संवत ये कृष्ण राजा का है। ठीक है, और ये जो है 106 ईस्वी में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है ना, ये 78 सी वाला 78 AD वाला इपोक नहीं है।
ठीक है ना। तो अब ये हमने अभी तक क्या क्या देख लिया कि चूँकि ये जो सोलर इक्लिप्स होता है रैंडम फिनोमेना है, ठीक है ना, रैंडम है, कोई रेगुलर फिनोमेना नहीं है कि जिसको कि कोई भी रैंडम कोई भी संपत्ति का इपोक ले लो और आपसे लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इससे ये पता लगा कि 584 BCE में एक शक संवत चला था, ठीक है ना, एक शक संवत चलाया गया था, उसी की ये डेट्स ये है। तो भारत में 2 शक संवत थे, एक शक संवत जिसको कि बरामीर जिक्र करते हैं जो 584 BC में चालू हुआ, दूसरा शक संवत जो बाद में 78 AD में चालू हुआ, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। दोनों चूँकि शक संवत हैं इसलिए इनकी तिथियों में घालमेल हो गया है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो है हमने टिपिकल रूप से दो उदाहरण आपको लेकर दिखाए हैं, 2 अभिलेख लिया है। ऐसे एक वेदवीर आर्य हैं, वो जो बहुत बड़े इतिहासविद हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में जिसका नाम है महाभारत से मेडिवल इंडिया करके, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम महाभारत टू मेडिवल इंडिया, और नेट पर इनकी किताब अवेलेबल है। तो आप उसमें इतने सारे सूर्य ग्रहण दिखाए हुए हैं। तो वे सूर्य ग्रहण कोई भी आप ले लो और आप 584 BC के जो सूर्य ग्रहण हैं सारे के सारे इसकी व्याख्या करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये कोई एक उदाहरण नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डेट हैं और बहुत सारे अभिलेख हैं जिसकी कि 584 BC वाला एक्सप्लेन करता है और 78 CE वाला उसमें फेल हो जाता है। तो जिन जिन मामलों में 584 BC वाला एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, तो वो जो है 584 BC का शक संवत है, और जिसमें 78 वाला एक्सप्लेन करता है वो 78 CE वाला होगा। भारतीय इतिहास में शक संवत से संबंधित बहुत से अभिलेख मिलते हैं और यह अभिलेख हजारों की संख्या में है। परंतु हम जिस शक संवत की बात कर रहे हैं वो पुराना शक संवत है, और उसमें बहुत से अभिलेख ऐसे हैं जिसमें सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। तो ऐसे अभिलेखों को हम वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं स्टेलेरियम की मदद से, जिससे कि वो पुराना शक संवत का है कि या नया शक संवत का है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो यह है कि ऐसे जो अभिलेख हैं वो उसको इंडियन एंटिक्वरी या एपिग्राफिया इंडिका से हम निकालें। ये दूसरा सरल तरीका है। इस मुद्दे पर डॉक्टर वेदवीर आर्य ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी काम किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। तो उस बुक से हमने कुछ लिस्ट निकाले हैं और मैंने अपनी ओर से वेरीफाई करने की कोशिश किया है। तो वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये देखिए तलमांसी प्लेट ऑफ विक्रमादित्य पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे। तो उसने लिखा है, ये अभिलेख इनका मिल रहा है, ये 582 का। तो 584 BC यदि इपोक माने तो उसका ये बनता है -10, है ना, फर्स्ट BC, मैंने ये जो है इसका पहली BC में बनता है। तो अब आप इसको देखिएगा तो यहाँ पर ये श्रावण महीने में, है ना, एक सोलर इक्लिप्स बताया हुआ है। तो हाँ, 31 जुलाई को एक मिला हुआ है ना। जहाँ तक महीने की बात है ना, अब जो मॉडर्न हिंदू कैलेंडर, मॉडर्न जो इंडियन कैलेंडर है ना, उसमें कुछ नॉर्म्स उन्होंने बदल रखे हैं। और दूसरी बात, इसमें अधिक मास भी कभी कभी जोड़ते हैं। तो उसके नक्षत्रों से सीधे सीधे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो श्रावण मास है या भादो मास है या उसके पहले वाला जेठ मास है, ठीक है ना। एक महीने का इधर उधर अंतर हो सकता है। तो ये इसमें ये जो
31 जुलाई को एक सूर्य ग्रहण मिला, यह है हुआ है। लेकिन उसी का यदि समकालीन 78 CE वाला इपोक से हम लेंगे तो ये 661 का वो करंट बनता है, ये करंट ही वाला है। तो जब आप 661 आप लेंगे तो आप ये देखिए 2 जुलाई, 1 अगस्त, है ना, ये जो डेटें हैं पड़ रही है, इसी में कहीं सावन पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सावन की अमावस्या है, इन अमावस्याओं को हमने देखा, कोई ग्रहण नहीं है, ठीक है ना। वैसे देखिए अगली प्लेट है कर्क राजा का राजकूट नरेश है, उसका 687 का एक प्लेट है, अभिलेख है ना, जिसमें वो ज्येष्ठ मास में, है ना, सोलर इक्लिप्स बता रहा, ठीक है ना। तो ये ज्येष्ठ मास में ये सोलर इक्लिप्स है 103 में ये पाया गया। यस, एक आप इस तारीख को देखिएगा तो आपको मिलेगा। जबकि ये जो है इसका करस्पॉन्डिंग डेट, मैंने इस बिल्कुल शक संवत, नया शक संवत के हिसाब से, जो 78 वाले शक संवत के हिसाब से जो तिथि बनेगी, ठीक है ना, तो ये 765 बनेगा। इसमें कोई भी, ये आप देखिए 25 अप्रैल, कौन सा महीना, ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ या तो अप्रैल में तो पड़ेगा नहीं जनरली, ये मई में पड़ेगा, ये जून में पड़ेगा। तो ये हमने 25 अप्रैल, 25 मई और 23 जून को देखा, इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप कटलाग उठा कर देखेंगे, कटलाग, वो नासा का कटलाग छपा हुआ है, उससे देखेंगे तो ये इन डेटों पर कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो अब अगला ये देखिए पेरिच परजरंगी ग्रांट ऑफ द गंगा राजमल, इनका है, ये 761 संवत का है, और इसका करस्पॉन्डिंग डेट बनती है ईयर, ये इतना बनता है 158 का, है ना। तो ये बनाना है कि इस पूरे साल में इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया है, सोलर इक्लिप्स बताया इस साल में कभी है। तो 13 जुलाई 158 को सोलर इक्लिप्स है। हाँ, क्योंकि ये एक वेग ग्रांट है, वेग है ना, ये स्पेसिफिक महीना नहीं दिया है, तो 13 जुलाई ठीक है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग डेट में ये 820 है ना, और ये मैंने कैटलॉग देखा, है ना, 820 का जो नासा का कैटलॉग है, तो उसमें 14 जून को और 9 दिसंबर को 2 सूर्य ग्रहण होने चाहिए थे, दोनों को इंडिया में वो नहीं लगा। दो सूर्य ग्रहण है। तभी इसमें क्या है, ये वाइल्ड है तो इसको कैटलॉग देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो आपको 12 महीने की अमावस्या पकड़नी पड़ेगी या एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कैटलॉग से हमने देखा तो ये 14 जून को एक है और 9 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा है, कहीं लगा होगा। तो इन 2 डेटों में ये इंडिया में कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। उसी तरह सिमोगा इंस्क्रिप्शन है, ये 861 का, उसका करस्पॉन्डिंग डेट 277, इतना। आप ये डेट कैसे निकालेंगे, बस हमारा फार्मूला है, फार्मूले पर लगाए, है ना, और उस फार्मूले को जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है तो आपको ये डेट मिलेगी। इस डेट में देखिए ये 20 फरवरी 277 को, है ना, सूर्य ग्रहण लगा है, लेकिन ये कह रहा है कि चैत्र महीने में लगा। तो ये सूर्य ग्रहण चैत्र महीने में न होकर के फाल्गुन महीने में हमें दिख रहा। तो अब ये हो सकता है कि किसी और वजह से ये फाल्गुन चैत हो गया हो, कैसे हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये 1 महीने का यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पर ये सिमोगा वाली प्लेट में यदि आप 78 CE का लें तो इसमें कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। इसमें लिस्टेड है 13 जनवरी को, है ना, कैटलॉग जो है नासा का, उसमें 23 जनवरी को एक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं लगा, किसी दूसरी जगह लगा, ठीक है ना। इंडिया के किसी भी भाग में, न उत्तर दक्षिण, कहीं भी आप ले लीजिए, किसी भी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर आप देखेंगे ये इंडिया के अंदर नहीं लगा, तो इसलिए इसमें नो, ठीक है।
बाकी ये जो इन्होंने स्पेसिफिक बताया चैत्र महीना, तो 23 जनवरी को होना चाहिए था। 23 जनवरी को तो हुआ नहीं, 22 फरवरी को भी नहीं है, 24 मार्च को भी नहीं है, 22 अप्रैल को भी नहीं है। जो चैत्र की संभावित तिथियाँ हैं तो इसमें है ही नहीं। और ये 23 जनवरी को माघ या फाल्गुन पड़ना चाहिए, तो ठीक है, यदि ये मिल जाता तो हम मान लेते कि शायद कुछ हो, लेकिन इसमें है नहीं, तो इसलिए ये भी इस अभिलेख के मामले में भी ये फेल हो गया, है ना, कि 78 सी वाला नहीं है। अगले इंस्क्रिप्शन देखें तो ये नागरेल का नरेगल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य जगदेकमल, है ना, उसका ये राजा है, 872 शक का है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इसमें दिया है, इसका करस्पॉन्डिंग होता है 289 584 BC में। और तो ये देखिए 30 नवंबर 289 को इसमें सूर्य ग्रहण पड़ा है, और वो कार्तिक मास बता रहा है, ठीक है, कार्तिक मास में ही पड़ा है। और ये जो है इसमें करस्पॉन्डिंग 80 CE वाले में ये 951 बनता है। 2 नवंबर को लिस्टेड था, सूर्य ग्रहण नहीं आया। मैंने जो कैटलॉग में आप देखेंगे 2 नवंबर को है एक सूर्य ग्रहण, लेकिन वो इंडिया में न होकर कई अन्यत्र है। उसके लेट लॉन्ग दिया है, कई बार लेट लॉन्ग से वो पता नहीं लगता कि इंडिया में पड़ेगा कि नहीं, तो हमें उसको देखना पड़ता है, उसको स्टेलेरियम से इस तारीख को देखना पड़ता है कि इंडिया में पड़ा कि नहीं। तो यदि ऐसा हुआ तो फिर हम यस मान लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा 78 CE वाले डेट के लिए, तो ऐसे में ये भी 9 आया। अब अगला इंस्पेक्शन है जगदेकमल का, जो पीछे वाला है 958 शक का, है ना। वो कार्तिक मास में सूर्य ग्रहण की बता रहा है, अमावस्या का सोलर इक्लिप्स, है ना। इसमें देखिए शुद्ध प्रतिपदा, शुद्ध दिया है, इसमें जाहिर है कि शुद्ध और अशुद्ध का मतलब शुद्ध और मल, है ना। शुद्ध माने जब अधिक मास हो जाता है तो उसको मल कहते हैं, और जो अधिक मास जो प्रॉपर मंथ होता है उसको शुद्ध में कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिक मास कहीं लगा होगा, तो इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। महीनाओं का कार्तिक और कार्तिक का माघ और माघ का कार्तिक जैसे कुछ नहीं, कार्तिक का मार्गशीर्ष में भी जा सकता है। मार्ग एक महीना बढ़ता है तो उसका असर पड़ेगा, तो आप शायद इसको कार्तिक नहीं ढूंढ पाएंगे, हो सकता है मार्गशीर्ष जैसा लगे। तो ये है, तो इसमें 20 नवंबर 374 जो इसका करस्पॉन्डिंग है, नवंबर 3074, ठीक है ना। इसको ये पढ़ा है, यस, इसमें सही है, ये भी सही है, जैसा चाहिए उसमें मिला। इस वाले में 22 अक्टूबर को लिस्टेड था ये कार्तिक का, है ना। 22 अक्टूबर ये कार्तिक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लो ये कार्तिक हो भी जाता तो इसमें इसमें इंडिया में नहीं पड़ा, है ना। अब अगला निम्बल इंस्क्रिप्शन ऑफ भिल्लम्मा का है, ठीक है ना, एक सामंत है तो उनका है, वो इनका करस्पॉन्डिंग ये शक 1110 का है। कब पड़ा, ये भादों के महीने में पड़ रहा है। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि ये सोलर इक्लिप्स और तुला संक्रांति एक साथ पड़ रही है, तुला संक्रांति एक साथ पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुला संक्रांति का। ये देखिए इसमें सोलर इक्लिप्स पड़ रहा है 526, ये सेकेंड सितंबर नहीं 22 सितंबर 526 को पड़ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये 171 डिग्री पर ये बन रहा है ना। 171 डिग्री जो है, वैसे तो अश्विन नक्षत्र को 0 मान करके आप तुला करेंगे तो तुला राशि 180 डिग्री पर पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो वो तुला संक्रांति नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग जो है ये देखिए कब की है, शक संवत 1100 मैंने 1188 ईस्वी की बात है। उस जमाने में हमारे ज्योतिषियों ने ढेर सारी अकल लगाई
और उन्होंने कई तरह के सिस्टम डेवलप कर लिए और उसमें जो राशियों का स्थान जो है अश्विन के 0 पॉइंट न मान करके कुछ लोगों ने रेवती का 0 पॉइंट मान लिया, रेवती नक्षत्र से नापना शुरू कर दिया, तो जो ये 10 डिग्री पीछे है ना। और कुछ लोगों ने चित्रा नक्षत्र को लेकर के नापना शुरू कर दिया, मेष राशि का 0 पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में राशियों की स्थिति काफ़ी फर्क पड़ती है। तो ये जिन्होंने रेवती से लिया है तो रेवती वालों के लिए ये तुला संक्रांति है ना। रेवती सिस्टम के लिए ये तुला, जिसको कि रेवती को 0 पॉइंट माना है ना, उनके लिए है ये तुला संक्रांति है। ठीक है, तो उस स्मान में ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है हाँ, ये 1188 ईस्वी में भी हाँ एक 24 अगस्त को पढ़ा था, एक सूर्य ग्रहण पड़ा है, बिल्कुल सही है। ये 1188 का भी अभिलेख होता तो चलता, लेकिन इसमें तुला संक्रांति किसी रूप में नहीं पड़ेगी, इसमें तुला संक्रांति नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, है ना। ये काफ़ी पीछे है, तो इसमें तुला संक्रांति नहीं आएगी, नो तुला संक्रांति, ठीक है ना। तो कुल मिला करके आप किसी भी सिस्टम में आप लेंगे तो तुला संक्रांति यहाँ नहीं आने वाली है, लेकिन इसमें आएगी। इसमें एक सिस्टम में आ रही है, बाकी में नहीं आएगी। तो ये अभिलेख है, ये जो है ये 584 BC वाले का ही है। उसी तरह देवर इंस्क्रिप्शन जति का है ना? ये 1148 का है, 18 का है। और ये कब होगा? उत्तरायण में बताया, ये महीना नहीं बता रहे हैं, उत्तरायण होना चाहिए। तो ये दोनों ही मामलों में उत्तरायण पर हमने चेक किया। इसमें उत्तरायण की ही स्थिति है, उत्तरायण आएगा 29 अप्रैल 534 को। इस तारीख को सूर्य ग्रहण मिला। इस तारीख यहाँ पर किसी भी स्थिति में ये लिस्टेड था 31 मार्च को, है ना। ये कैटलॉग में ये लिस्टेड है 31 मार्च को सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं है ना, नो सूर्य ग्रहण इन इंडिया। तो इसलिए ये सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब अगला डेट देखिए, ये देवन गांव है ना, इसके से नब होगी। तो इसका भी देखिए 537 में आना चाहिए था, है ना, लेकिन ये फरवरी का मामला है, चैत के पहले का। तो ये 538 में देखेंगे, बिल्कुल सही है। 15 फरवरी 538 को सूर्य ग्रहण है ना। ये माघ महीने में बता रहा, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, माघ ये फागुन में आ गया है, लेकिन सूर्य ग्रहण है। यस, ये कैसे फागुन को माघ बनाया है, ये कुछ होगा उनका सिस्टम, या अधिक मास आ गया होगा तो माघ आगे खिसक गया होगा। तो अब इसमें देखिए 78C वाले में इसमें पढ़ना चाहिए था, नहीं आया। 17/1 को इतना पढ़ा, कोई नहीं आया, है ना। ये लिस्टेड है 17/1/1200 को लिस्टेड है यहाँ पर कटला के हिसाब से, ये लिस्टेड है, लेकिन आया नहीं। ये लास्ट वाले में ये जतुगी का ही है, जेतिगी का ही है। ये इंस्क्रिप्शन 1178 का है, 594 में पौष मास में, ये पौष मास है। ये पौष मास में ये मांग रहे हैं 16 जनवरी 595 को ये बन रहा। इसमें सूर्य ग्रहण आया, यहाँ पर सूर्य ग्रहण पूरे साल में कहीं नहीं आया, सूर्य ग्रहण नहीं आया, ठीक है। 1256-57 में नहीं आया। तो ऐसे में ये आपने देखा कि सूर्य ग्रहण की स्थिति के आधार पर इतने सारे अभिलेख हैं, जिससे ये पता रही है सभी के सभी ओल्ड शक के, है ना, ओल्ड शक संवत के ये अभिलेख है, संवत, ठीक है। इतने सारे डेटा देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि पुराना शक संवत का भी अस्तित्व है, और इसके साथ साथ आज जो हम यूज कर रहे हैं नया शक संवत, जो 78 शक संवत, 78 इपोक वाला शक संवत है, वो भी चालू है। तो 2 तरह के शक संवत हैं, ठीक है।
अब इनको पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए हालांकि लेखकों ने भी अभिलेखों में काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी वर्डिंग में सावधानी बरती है, लेकिन कुछ अभी भी उसमें सावधानी जो है कन्फ्यूजिंग है। तो देखिए, कुछ तो आप बहुत ही नाम से ही समझ सकते हैं, ये शक नृपति राज्य अभिषेक संवत्सर। तो ये शक राजाओं का राज्य काल से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये पुक 584 वाले के लिए है। शक वर्षेषु अतिशेषु, है ना, ये शक वर्षेषु अतिशेषु, शक वर्ष केवल लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि शक वर्ष से के भुक्त हो जाने पर, मैंने इलैप्स, इसका अर्थ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये वाला पॉइंट ये। अच्छा, शक नृप कालात, सका नाम कालात, ये तो बहुत ही क्लियर है, ये राज्याभिषेक से संबंधित है। याते काले सकाना, ये कंफ्यूजिंग है, ये इसे नहीं पता लग रहा है कि शकों का काल खत्म हो गया या शको सकांत है या शक वाला है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें लग रहा है। अलग शक नृप कालातीत, ये ठीक है, शक नृप कालातीत, तो ये पुराने शक से संबंधित हो सकता है, पर वे भी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। शक नृप कालातीत, शक राजाओं के कालातीत संबंध, ये भी खतरनाक है अभी कि ये कालातीत मैंने शक राजों का राज खत्म हो गया क्या, ये भी है। अगला, सका नाम अपि भूभुजम गतेषु अवतेषु, ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसको भी वो पूरी भाषा के साथ देखना पड़ेगा। शक पृथ्वी पते वर्षा नाम, ये ठीक है, ये तो ये इस इपोक का ही संबंधित है। शक नृप समय, शक क्षितिशाब्द, शक महीपति भस्सर माने, शक कालात आरभ्य, शकाब्दानाम, ये सभी जो हैं इसे 584 BC वाले शक संवत ध्वनित होते हैं, है ना। अब 78 BC वालों में क्या है, शक नृप कालातीत संवत्सरेषु, ये इसमें देखिए शक नृप कालातीत हो गया, उनका राज्य खत्म हो गया। शक वर्षातीत, शक वर्ष जो है अतीत हो गया, हालांकि ये रिस्की है, इसको देखना पड़ेगा, जब तक कि और संदर्भ से नहीं देखेंगे तब तक ये इसका उपयोग रिस्की है, लेकिन है ये शक वर्षातीत, शकों का काल खत्म हो गया। ये शक नृप कालातीत जो है ना, ये इधर जाना चाहिए, ये इधर गया भी है, ये शायद गलती से इधर रह गया है। इधर शक भूप काल, शकेंद्र काल जाते या शकाब्दे, तथा शकेंद्रे अतिगते, शकों का राज्य के खत्म होने के कारण, ये शब्दावलियाँ भी कई बार इसके लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन ये कई बार दोनों के लिए भी प्रयोग हो सकती हैं। अतिगते तो ठीक है, काल जाते, शकेंद्र काल जाते, शकों के काल खत्म होने पर, कुछ ऐसे ही अर्थ होता है। शक नृप कालाक्रांत, शक नृप कलाक्रांत संवत्सर, शकांते शकांतता, ये तो बहुत ही क्लियर है कि ये शकांत, शकों का अंत हो गया, ये शकांतता, ये इसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 78C वाला, तो ये जो अभिलेख हैं आपके शकों के, तो अब एक तो शब्दावली अपने हिसाब से बता रही हैं, लेकिन इसके साथ जो राजाओं की जो वंशावली है उसके आधार पर भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो तरह के शक संबत, वैसे अभिलेखों में भी साफ साफ बहुत कुछ लिखा है, उससे भी कुछ पता लगेगा, लेकिन ये थोड़ी सावधानी के साथ दोनों को अलग करना होगा। और यही वजह है कि चूँकि हमने मान लिया है एक ही शक संबत था, तो उसकी वजह से इंडियन हिस्ट्री को हमने गड़बड़ कर दिया है, जबकि दो तरह के शक संबत हैं, और इन दोनों को अलग अलग करते हुए हिस्ट्री लिखी जाए तो हमारी जो क्रोनोलॉजी है, कालक्रम इतिहास का, वो सुधर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भारत में दो शक संबत है, ये सिद्ध होता है,
और ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय अभिलेखों से भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं मुझसे भी ये सिद्ध होता है कि दो शक संबत है। ये देखिए, सबसे पहला उदाहरण है ज्योतिर्विद्याभरण का। कालिदास जी कहते हैं कि ये 3068 में उन्होंने अपनी किताब लिखी। 3068 कली का मतलब होता है 34 BC का, है ना। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसमें ये बोलते हैं कि बराहमिहिर के साथ मैं भी विक्रमादित्य उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हूँ, ठीक है ना। तो बराहमिहिर की बात वो कह रहे हैं कि बराहमिहिर जो है वो विक्रमादित्य के दरबार में है। वो एक बहुत बड़े विख्यात ज्योतिषी हैं, ठीक है ना, और उनके साथ मैं भी हूँ। तो वो 34 BC में ये बता रहे हैं। और वो भी बराहमिहिर ने अभी क्या बताया, बराहमिहिर खुद ही बोल रहे हैं कि जिस समय ज्योतिक का 0 पर अयनांश था, जिस समय 0 अयनांश 0 पर था या इक्विनॉक्स 0 पर था, है ना, इक्विनॉक्स 0 पर था, उस समय जो कि अभी स्टेलेरियम ने बताया 131 BCE थी, उस समय मैं अपनी पंच सिद्धांतिका किताब की रचना किया, ठीक है ना। तो वो बराहमिहिर के समय में 131 BC में 421 शक संबत बीत चुके थे। वो बराहमिहिर भी खुद कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, उन्हीं के साथ में रहने वाले कालिदास भी कहते हैं कि बराहमिहिर हाँ हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो कालिदास जी भी बताते हैं। फिर ये कालिदास जी ये भी बताते हैं, है ना, कि किन किन लोगों ने शक संबत चलाया। युधिष्ठिर चलाए थे, विक्रम चलाए थे, शालिवाहन चलाए थे, विजयाभिनंदन चलाए थे, और आगे चलाने वालों में नागार्जुन और बलि, ये शक चलाने वाले हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं उनके बारे में बता दिया कि युधिष्ठिर जो हैं, युधिष्ठिर का संबत जो था 30-40 तक चला था। वजह ये कि ये विक्रमादित्य ने 57 में एक संबत चला दिया, तो ये युधिष्ठिर का कली संबत छोड़ दिया गया, तब उसे बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि विक्रमादित्य का संबत जो था, विक्रमादित्य कोई दूसरे वाले विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में अभी हैं, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि 135 साल पहले ही वो ख़त्म हो गए। 135 साल चला था और उसके बाद वो बंद हो गया। तो मैंने विक्रम संबत अब चल रहा नहीं था, है ना, ये बंद संबत है। दूसरा शालिवाहन का संबत बता रहे हैं कि शालिवाहन ने एक संबत चलाया था, है ना। तो ये दूसरी बात ये बोल रहे हैं, देखिए हस्तिनापुर में युधिष्ठिर हुए, उज्जैन में विक्रमादित्य हुए थे, है ना, साले पर्वत पर शालिवाहन हुए थे, चित्रकूट में विजयाभिनंदन नाम के एक राजा हुए थे, है ना, जिन्होंने जो शक संबत चलाए थे। और ये बाद वाले नागार्जुन और बलि, है ना, ये लोग जो हैं अभी आगे होंगे। तो ये पौराणिक कहानी है, ठीक है ना। कालिदास वो पौराणिक परंपरा को निभा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने तो संबत चला दिया, ठीक है ना। तो ये जो है एक शालिवाहन संबत की भी बात करते हैं, है ना, शालिवाहन का संबत, है ना। ये शालिवाहन जो हैं वो विक्रमादित्य जो जिसके दरबार में ये कालिदास जी रह रहे हैं, उनके पौत्र नहीं है, है ना। जिसका एक पौत्र थे उनका भी नाम शायद शालिवाहन था, या गलती से शालिवाहन मान लिया गया है, ठीक है ना, हो सकता है उनका नाम कोई दूसरा होगा। लेकिन आज जो है उन्हीं के नाम से 78 वाला शक संबत जो था शालिवाहन शक के नाम से जानते हैं। लेकिन कालिदास यहाँ जो बोल रहे हैं कि एक शालिवाहन थे जिन्होंने संबत चलाया था, ठीक है ना। तो कालिदास भी एक तरह से बता रहे हैं कि एक संबत एग्जिस्ट था जो शालिवाहन के नाम से। ये शकों के संबंध में ये जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस, दो तरह के शक संबत होने के इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी है ना। ये जो शक नृपकाल जो बोल रहा है ना, कि जनरली लोगों ने लिखा है शक नृपकाल, है ना, नृपकाल,
या शक नृपाणाम, शक नृपकाल, ठीक है ना। तो जो ये दिया है 584 वाला है ना, 584 BC वाला शक संवत है, ठीक है ना। तो जो शक नृपकाल वाला है वो 15वीं सदी तक, मतलब 14वीं सदी तक भी इसके अभिलेख पाए जाते हैं। एक किंग है, एक राजा है बल्लाल, होयसल किंग है ना। ये कौन है? बल्लाल। बल्लाल अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है, उनका अभिलेख मिला है। ये जो शक संवत 1919 का है, ठीक है ना। शक संवत 1919 का अभिलेख का मतलब ये हुआ कि यदि आप 78 वाला लो तो ये तो अभी आया ही नहीं। शक संवत 1919 का मतलब देखो, 1919 का मतलब 1997 ईस्वी में हुआ ना। तो 1997 ईस्वी तो हम लोग देख ही रहे हैं, अभी अभी चल रहा है ना। तो 1997 ईस्वी में तो आप देख सकते हैं कोई बल्लाल नाम का कहीं राजा है क्या? राजा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, यहाँ तो डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन यदि इसी को 584 BC वाले से हम बात करें तो 1335 BC बनता है, सी बनता है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना है। अलाउद्दीन खिलजी 1300 से 1315 तक था, है ना। 1295 से लेकर के 1315 तक था। और उसने दक्षिण भारत में जाकर लूट मचाई थी और उससे ज़्यादा पैसे आए थे, उसी से अपने सिटिंग राजा की हत्या करके और वो राजसत्ता हत्या पाया था, ठीक है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी वही है और इन्हीं होयसल के राजाओं से इन्होंने लूटपाट किया था। तो इनका अभिलेख ये देखिए, तो इससे पता लगता है कि 584 BC का भी ये संवत है। दूसरा और देखिए, कुछ संवत तो ऐसा 1975 शक संवत बता रहा है ये, और ये 2027 शक संवत, ये शक संवत तो अभी आया ही नहीं, क्योंकि अभी चल रहा है 1947। अभी जो वर्तमान में 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी ये 78 वाला शक संवत की बात करें तो 1947 है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1975 यह होयसल का ही है ना। तो 1975 का ये अभिलेख है शक संवत का। तो ये 1975 शक संवत अभी कहाँ आया? 78 वाले के हिसाब से बात करो तो। उसी तरह से एक और डेट आई शक संवत 2027 की, ठीक है ना। तो ये भी डेट 78 वाले के हिसाब से आई नहीं, लेकिन 584 BC के आधार पर ये भी 1444 BC जो बीत चुकी है। ये 1392 CE का है, वो भी बीत चुका है। ये 1444 CE का हुआ, ठीक है ना। इस तरह से, और ये उदाहरण हमने लिया है ये वेदवीर आर्य की किताब का, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम महाभारत टू मेडिवल इरा वॉल्यूम 1, ठीक है ना। ये नेट पे अवेलेबल है, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी इसे साफ साफ पता लगता है कि हमारे पास दो शक संवत हैं। एक पुराना शक संवत है जिसको लोग भूल चुके थे, है ना। एक दूसरा शक संवत है ना, जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यानी पूरे डिस्कशन से हम लोगों ने क्या समझ पाया कि हमारे पास दो कंक्लूजन निकले कि ये विक्रमादित्य के बरामीर के समय में जो शक संवत चल रहा था वो अलग तरह का शक संवत था जो 584 BC में चालू हुआ था, और एक दूसरे शक संवत चले थे कब? 78 शक संवत में चला था। 78 ईस्वी में एक शक संवत चला था। तो इन दोनों शक संवत में घालमेल होने से इतिहास की तिथियों में काफ़ी अंतर आ गया है ना। और इसको अब ये एक वास्तविकता है, हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा और फिर ये हमें अपने इतिहास की तिथियों को सुधारना पड़ेगा। तो उसका असर क्या पड़ेगा कि इसका असर ये पड़ेगा कि हमारे बहुत से इतिहास की जो डेटें हैं, है ना, जो अभी बाद में ले आकर के हम उनको दिखा रहे हैं, वो चली जाएंगी BC में, है ना। जैसे ये गुप्तों का समय आपने 319 AD में कर रहे हैं, है ना। और यदि पुराने शक संवत से इसका उपयोग करेंगे तो ये चलेगा 335 BC में चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ऐसे बहुत सारे लेख आएंगे जिसमें कि आपका शक संवत
ये पुलकेशिन द्वितीय को जो आप 606 ईस्वी में ले आते हैं, 606 AD में पुलकेशिन द्वितीय आता है ना, चालुक्य वंशी राजा, जो अब वो 606 न होकर के वो BC में चला जाएगा, है ना, क्योंकि उसका 530 शक संवत है ना। 530 शक संवत का मतलब हुआ कि वो 34 BC करीब करीब हो जाएगा ना। कितना होगा, 584 में से आप घटा दो तो ये हो गया 4, ये 54 BC, है ना। 54 पुलकेशिन द्वितीय का जो डेट होगी और 54 BC में होगी, उसका राज्यारोहण की तिथि इधर कहीं चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस तरह से कई राजाओं का राज्यकाल अब बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्रांतिकारी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है। तो और इसका उपयोग करके भारतीय इतिहास की जो विसंगति है उसको दूर किया जा सकता है, और ये इतिहासकार जितना जल्दी ये स्वीकार कर सकें कि ये एक वास्तविकता है कि 2 तरह के शक संवत हैं, और उसके इतिहास को जितना जल्दी सुधार सकें, ये अच्छी बात होगी। मेरे ख्याल से ये वीडियो अब यहाँ यहीं समाप्त करते हैं। ये शक संवत से संबंधित इतने ही निष्कर्ष निकलेगा ये बरामीर के संबंध में। तो हालांकि ये निष्कर्ष उतना असामान्य नहीं है, बहुत ही क्रांतिकारी है और इतिहास में ज़्यादा परिवर्तन लाएगा। तो आपने इतने देर तक ये वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ बात आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर से प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।